हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएस फैकल्टी रुद्राज एकेडमी लखनऊ और ऑनलाइन स्टडी चैनल स्टडी अड्डा 95 पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट क्लास में आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताया, फिर हम पुर्तगाल देखे। अब हम पुर्तगाल के बाद हम ब्रिटिश भी देख सकते हैं, डच भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले भारत में जो शासन व्यवस्था है, जो शासक है, उनमें क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, क्यों कंपनियां धीरे धीरे जो टैक्स दे करके भारत में आई थी, अब वो धीरे धीरे टैक्स लेने तक कैसे पहुंच रही हैं, उस पर एक बार हम ध्यान से देखेंगे। कंपनियों के आगे बढ़ने में जो बाहर से आया है, जब आपके आंतरिक आपके देश के लोग कमज़ोर पड़ेंगे तभी वो मजबूत पड़ेंगे। तो कैसे जो एम्पायर था, जो मुग़ल एम्पायर था, जिसमें अकबर जैसे लोग हुए, जहांगीर जैसे लोग हुए, औरंगजेब जैसे लोग हुए, उस कंट्री के उस पीढ़ी के उन लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। हम इसको पढ़ाने के जस्ट बाद आपको क्षेत्रीय राज्य पढ़ाएंगे और क्षेत्रीय राज्य पढ़ाने के जस्ट बाद हम आपको ब्रिटिश पढ़ाएंगे। देखिए होता क्या है, हमने आपको स्टार्टिंग में 5 स्तंभ बनाए थे। अभी हमसे कोई पूछ ले या आपसे कोई पूछ ले कि क्लाइव के समय में जब उसने प्लासी का युद्ध लड़ा तो उस टाइम दिल्ली का शासक कौन था, कौन सा मुग़ल शासक था? या जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तो उस टाइम कौन सा मुग़ल शासक था? बाजीराव मस्तानी के टाइम पे कौन सा मुग़ल शासक था? या जब अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध लड़ रहे थे तो उस टाइम कौन सा मुग़ल शासक था? 1857 की क्रांति में कौन सा मुग़ल शासक था? तो ये जो मुग़ल शासक जो कई वर्षों से भारत में राज कर रहे थे और एक बड़े एम्पायर के रूप में काम कर रहे थे, अचानक से वो गए कहाँ? आज वो चीज़ आपको उत्तर मुग़ल काल बताएगा। उत्तर मुग़ल काल की शुरुआत वहाँ से होती है जब अकबर की मृत्यु होती है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी के पहले यहाँ पर सब कुछ फल फूल रहा था। औरंगजेब एक बेहतर कर रहा था। औरंगजेब के सामने कोई भी राजा उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। उस टाइम तक कंपनियों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी राजा को चैलेंज कर सके, वो किसी शासक को चैलेंज कर सके। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके यहाँ पर उत्तराधिकारी का युद्ध होना शुरू हुआ। जैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ, सारे शासकों का नाम लिखता हूँ, फिर एक एक करके सबको डिस्क्राइब करता हूँ। बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह जो कि सिर्फ 1 वर्ष के लिए आया था। जहांदार शाह के बाद फारूक सैयद जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। (1713 से 1719 ईस्वी। लेकिन 1719 ईस्वी में कई सारे शासक बदलेंगे, जैसे रफ़ीउल दर्जात, फरवरी 1719 से 4 जून 1719। फिर आएगा रफ़ीउद्दौला, जून 1719 से 17 सितंबर 1719। फिर आएगा मोहम्मद शाह रंगीला, (1719 से 1748 तक। फिर मोहम्मद शाह के बाद आएगा आलमगीर, आलमगीर के बाद आएगा मोहम्मद शाह के बाद आएगा आलमगीर, आलमगीर के बाद आएगा शाह आलम, शाह आलम के बाद आएगा
शाह आलम द्वितीय, और उसके बाद शाहजहाँ तृतीय भी आएगा, अकबर द्वितीय आएंगे, और फिर उसके बाद लास्ट आएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। पहले हम इतने को देख लेते हैं, फिर इसके आगे का चलते हैं। आप देखो कि बहादुर शाह प्रथम, इसका रियल नाम मुअज्जम था। औरंगजेब के मरने के बाद उनके 3 पुत्रों में मुअज्जम, कामबख्श के बीच एक युद्ध होता है जिसका नाम है जजाऊ का युद्ध, जिसमें बहादुर शाह प्रथम जीत जाता है। बहादुर शाह प्रथम के जीतने के पीछे एक बहुत ही बड़े सैनिक का, सेनापति का हाथ रहता है जिसका नाम है खफी खां। और खफी खां ने ही इसका नाम बहादुर शाह प्रथम का नाम दीवाने बेखबर रखा। दीवाने बेखबर रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण, जब औरंगजेब मरता है तो औरंगजेब के मामले में आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी कि वह हिंदू विरोधी था, हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाता था, मंदिरों को तोड़ता था, ऐसे आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसमें कुछ बदलाव करते हुए बहादुर शाह प्रथम जब वो राजगद्दी पर बैठता है तो वो कुछ चेंज चाहता है, और उस चेंज में उसने सबसे पहला काम यही किया, हिंदुओं के साथ वरीयता मीन्स हिंदुओं के साथ एक अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। जैसे आप देखोगे जजिया कर में ये छूट देगा, टोटल जजिया कर माफ़ करने की बात नहीं। आप बुकों में पढ़ोगे कि बहादुर शाह प्रथम ने जजिया कर बंद कर दिया, हटा दिया, लेकिन आप फिर कहीं बुकों में पढ़ोगे कि जहांदार शाह ने भी जजिया कर हटा दिया। फिर आप बुक में पढ़ोगे कि फारूक सैयद ने जजिया कर हटा दिया। एक्चुअली में जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त करने वाला फारूक सैयद था। यहाँ से क्वेश्चंस में चेंजिंग आती है। जब भी वो बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि जजिया कर पूर्णतः समाप्त किसने किया, तो आप हमेशा आंसर फारूक सैयद दोगे। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। कहा जाता है कि अगर मुग़ल सल्तनत में औरंगजेब के बाद किसी की तारीफ में थोड़ा बहुत कुछ कहा जा सकता है तो बहादुर शाह प्रथम था। और इसी कड़ी में आगे चलते हुए आप देखोगे बहादुर शाह प्रथम गुरु गोविंद सिंह को, जिसका विरोध औरंगजेब के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, उनको एक छोटा सा राज्य दे करके उनसे समझौता कर लेता है। बहादुर शाह प्रथम हिंदू राज्यों को, उनके राज्य को वापस करके उनसे सहयोग की मांग करता है। इसीलिए खफी खां ने ही उसे दीवाने बेखबर कहा। एक बात बताइए, अगर आपके पड़ोसियों की पिताजी बजा के रखे को, ठीक है, जब भी पड़ोसियों का झगड़ा हो हमेशा भारी आपके पिताजी पढ़े, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी के या किसी के पिताजी के ना रहने के बाद वो पड़ोसी के साथ आप कितना भी दरिया दिली दिखाइए, वो क्या आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं, पीठ पीछे कहीं ना कहीं वो बदले की भावना रहेगी ही रहेगी। ठीक वही चीज़ ये दीवाने बेखबर इसीलिए कहला रहे हैं, ये उन लोगों के साथ समझौता करने की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों के साथ मित्रता की भावना करने की बात कर रहे हैं जिनकी औरंगजेब ने अच्छे से बजाई हुई है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके मृत्यु के बाद फिर से एक बार उत्तराधिकार का मैटर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उत्तराधिकार के लिए युद्ध होना शुरू हो जाता है। ये वही मुग़ल शासक है बहादुर शाह प्रथम, जिसकी मृत्यु के बाद 10 दिन बाद इसको दफनाया गया। फिर यहाँ पर भी उत्तराधिकार की युद्ध, लड़ाई शुरू। इस बार जहांदार शाह उसका लड़का बनेगा। जहांदार शाह बनता तो है, लेकिन इसके अंदर राजाओं वाली कोई क्वालिटी नहीं है। राजाओं वाली कोई क्वालिटी नहीं है मिस कि ये दिन भर हरम में डूबा रहेगा और मदिरा और इश्क मोहब्बत में ही रह जाएगा। मिस इसको राजपाट से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। फिर जहांदार शाह की हत्या उसका अपना ही भतीज फारूक सैयद कर देता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जहांदार शाह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, जहांदार शाह के टाइम पर एक पंजाबी लीडर बहुत ही तेज़ी से उठ करके आता है जिसका नाम है बंदा बहादुर। आप बंदा बहादुर के बारे में पढ़ोगे तो जानोगे ये वही बंदा बहादुर है जिसको धर्म परिवर्तन करने के लिए उसके बच्चे का कलेजा खिलाया गया था, लेकिन फिर भी उसने धर्म को नहीं बदला था। अब इसी मोटिव को आगे बढ़ाते हुए मैं आता हूँ फारूक सैयद के पास। फारूक सैयद 1713-1719 ईस्वी, लेकिन इसके बीच में आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है।
जैसे मुगल सल्तनत में 4 टाइप के सेनापति होते थे। एक होता था ईरानी, दूसरे होते थे तुरानी, तीसरे होते थे अफगानी और चौथे होते थे हिंदुस्तानी। तो इन सेनापतियों में भी होड़ मची होती थी कि हमेशा शासक मेरा जो करीबी हो वो बैठे। जैसे आप खफी खां के बारे में देखिए तो खफी खां ईरानी था, जबकि जहांदार शाह को जिसने शासक बनाने में पूरी कोशिश की, पूरी मदद की, उसका नाम था जुल्फी कुली खां, जुल्फकार खां। यह तुरानी था। लेकिन इस बार फर्रुख सैयद को शासक बनाने वाला, फर्रुख सैयद को आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तानी सेनापति थे, जिनका नाम है सैयद बंधु। यही आगे चल के किंग मेकर कहलाएंगे। और ये हिस्ट्री में अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किंग मेकर ने पहला शासक किसको बनाया। तो किंग मेकर ने पहला शासक फर्रुख सैयद को बनाया और ये एक हिंदुस्तानी सेनापति थे। फर्रुख सैयद ने किंग मेकर का साथ लेकर जहांदार शाह की हत्या करके खुद राजगद्दी पर बैठ गए। आप देखोगे इसके शासनकाल में बहुत सारे काम होंगे। जैसे इसके शासनकाल में बंदा बहादुर को फांसी दे दी जाएगी। इसके शासनकाल में आप पढ़ोगे शाही फरमान जारी होगा मैग्ना कार्टा का 1717 ईस्वी में। जिस ईस्वी में इसने बंदा बहादुर को फांसी दी थी, ठीक उसी ईस्वी में एक बार इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। जब तबीयत ख़राब हो जाएगी तो पूरे देश के वैद्य दवा कराते कराते ये थक जाएगा। इससे किसी से इसको फ़ायदा नहीं होता है। इसको फिर एक अंग्रेज अधिकारी बात करता है इससे और बोलता है एक बार आप हमें ट्राई करके देखिए। तो यहाँ पर एक डॉक्टर भेजेगा जिसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन इसकी सहायता के लिए आएगा और इसका इलाज करेगा, और इसका इलाज करेगा तो फर्रुख सैयद ठीक हो जाएगा। फर्रुख सैयद जैसे ही ठीक होगा, खुश होकर के मात्र 3000 रुपये में बंगाल में अंग्रेज़ों को फ्री व्यापार करने की छूट दे देता है। इसको आप आगे चल के मैग्ना कार्टा के नाम से जानोगे। ये वही मैग्ना कार्टा है, ये वही शाही फरमान है जो फर्रुख सैयद ने दे दिया। आप देखते जाओगे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे जहांदार शाह के टाइम पर जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, जैसे बंगाल था, बिहार था, या बंगाल था, अवध था, निज़ाम था, हैदराबाद था, मैसूर कह लीजिए, मराठा कह लीजिए, ये अलग होकर के खुद में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसी बीच में बंगाल अलग हो रहा होता है। मुर्शीद कुली खां वहाँ पर खुद को सूबेदार घोषित कर चुका होता है, और यहाँ पर फर्रुख सैयद अंग्रेज़ों को भी फ्री व्यापार करने के लिए वहाँ पर छोड़ देता है। अब ये धीरे धीरे बातें आगे बढ़ रही हैं। मीन्स आप जो द्वैध शासन पढ़ोगे आगे चल के, उसकी नींव यहीं से पढ़ रही है। फर्रुख सैयद के बारे में आप एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हो, इसने पूर्णतः जजिया कर समाप्त कर दिया। और भी चीज़ें हैं। फर्रुख सैयद से आप रफ़ी उद दर्जात की टाइप पर आओ। रफ़ी उद दर्जात पे जब आप जाओगे तो पहला 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन रफ़ी उद दर्जात के लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है कि यह मुग़ल सल्तनत का सबसे कम टाइम पीरियड वाला, सबसे कम टाइम तक शासन करने वाला शासक है। दूसरी चीज़, आप जब भी जीएस पढ़ो तो हमेशा उसको करंट अफेयर से लगा कर पढ़ो। जैसे आप देखोगे भारत को टीबी मुक्त किया जा रहा है, या 95% से ज़्यादा भारत टीबी मुक्त हो चुका है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये वही एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा, एकमात्र ऐसा मुग़ल शासक है जो टीबी से मरा है, टीबी की बीमारी के कारण मरा है। तो ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आप देखोगे रफ़ी उद दर्जात के बाद फर्रुख सैयद की हत्या भी सैयद बंधुओं के द्वारा ही की गई थी, किंग मेकर के द्वारा ही की गई है। अगर हम बात करें फर्रुख सैयद की हत्या की, तो वहाँ पर एक अच्छी कहानी ये है कि बालाजी विश्वनाथ मराठा नेता, मराठा लीडर, वो धीरे धीरे ताकतवर हो रहा था, और फर्रुख सैयद अपना डिसीज़न जब वो खुद लेने लगा था
तो सैयद बंधुओं को दिक्कत होने लगी थी। इसी बीच में मराठा सरदारों से और फ़ारूक सैयद के बीच एक संधि हो जाता है, जिसे दिल्ली की संधि के नाम से जाना जाता है। फ़ारूक सैयद बंधु मराठों से बालाजी विश्वनाथ से मदद लेकर के फ़ारूक सैयद को अंधा कर देते हैं और अंधा करने के 10 दिन बाद उसकी हत्या कर देते हैं। फिर उसके बाद सैयद बंधु लोग एक नए आदमी को बैठाते हैं जिसका नाम है रफ़ी-उद-दरजात। रफ़ी-उद-दरजात बहुत कम टाइम तक बैठता है कि वो टीबी से मर जाता है। फिर उसके जस्ट बाद रफ़ी-उद-दौला बैठता है। रफ़ी-उद-दौला जब बैठता है तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रफ़ी-उद-दौला शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण करता है। कई बार बड़े एग्जामों में पूछा गया है वह कौन सा मुगल शासक था जिसने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की, तो रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दौला शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण करता है और अपने शासन को आगे ही बढ़ा रहा था कि उसको अफ़ीम का नशा करता था। वो अफ़ीम उसे हद से ज़्यादा पसंद करता था और ये पेचिश के कारण ये भी बीमारी से मर जाता है। मुग़ल सल्तनत आप देख रहे हो, कोई राजा ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं रहा है। जब कोई राजा ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं रहा है तो क्या इनकी पॉलिसी होगी, कैसे ये आगे बढ़ेंगे? आप सोचिए, आप वह सल्तनत, वह काल जहाँ जो कभी स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था, कभी जिस पीढ़ियों में, कभी जिस खानदानों में अकबर पैदा हुआ करता था, जहांगीर पैदा हुआ करता था, शाहजहाँ हुए, बाबर हुए, आज वो इतना लाचार होने लगा है कि उसके सेनापति उसकी हत्या कर दे रहे हैं, आंखें फोड़ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे इनके अंदर वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी जो आपको औरंगजेब के अंदर दिखाई देगी। हम मानते हैं औरंगजेब बुरा रहा होगा, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि औरंगजेब एक कुशल शासक था। औरंगजेब के अंदर वो सारे गुण मौजूद थे जो एक शासक में होने चाहिए। रफ़ी-उद-दौला के बाद हम आते हैं मोहम्मद शाह रंगीले के पास। मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही रंगीला है, तो ये एक हरम बनवाता है जिस हरम में सिर्फ और सिर्फ औरतें रहती हैं, महिलाओं का जाना निषेध रहता, पुरुषों का जाना निषेध रहता है। और उस हरम की सुरक्षा के लिए जो सैनिक लगाए जाते हैं वो भी हिजड़े होते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये हद से ज़्यादा निठल्ला मिलेगा आपको, हद से ज़्यादा व्यभिचारी मिलेगा। एक बात बताइए कि जब शासक ही व्यभिचारी हो जाएगा तो क्या शासन चलेगा? नहीं। मोहम्मद शाह के टाइम पर नादिर शाह का अटैक होगा, नादिर शाह आक्रमण करेगा। आप सोचिए, जो इनका खानदानी सिंहासन है, मयूर सिंहासन, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है, शाहजहाँ का फेवरेट, जिसको शाहजहाँ ने खुद बनवाया था, वो मयूर सिंहासन अब भारत से जाएगा। आप देखेंगे मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा होता है कि तभी नादिर शाह पहला अटैक पंजाब में करता है। जब वो पहला अटैक पंजाब में करता है तो वहाँ पे थोड़े बहुत लूट करता, 2 लाख या 3 लाख का लूट करता है। तभी पंजाब का सेनापति कहता है कि आप हमें बख्श दीजिए, आपको मैं 3 लाख नहीं 3 करोड़ से भी ज़्यादा की खजाने के पास ले चलता हूँ। और वो जाता है और मोहम्मद शाह रंगीला के पास में वो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए नादिर शाह को एक्साइट करता है। नादिर शाह आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, यहाँ से मोहम्मद शाह भी बहुत हिम्मत भरता है, 50,000 सैनिकों के साथ युद्ध में उतर पड़ता है, लेकिन यह युद्ध मात्र कुछ घंटे चलता है। मोहम्मद शाह को नादिर शाह के समक्ष खुद को रखना पड़ता है, लेकिन वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि मैं तेरी बहादुरी से प्रसन्न हुआ, ठीक उसी तरह से नादिर शाह इसका पीठ ठोकता है और कहता है तुम मेरे सेनापति हो। नादिर शाह को बाकायदे दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली ला करके उसको लाल किले पे बैठाया जाता है। लाल किले के सिंहासन पे बैठता है वो। नादिर शाह के नाम से सिक्के भी चलते हैं। लेकिन तभी अचानक से कुछ दिनों बाद एक अफवाह फैल जाता है कि नादिर शाह की हत्या हो गई। यह अफवाह सुनते ही सैनिकों में आक्रोश हो जाता है। नादिर शाह के कुछ ही घंटों में नादिर शाह के 500 से ज़्यादा सैनिक मार दिए जाते हैं। इससे नादिर शाह बहुत क्रोधित हो जाता है और नरसंहार होने लगते हैं। लेकिन नादिर शाह को यह बात समझ में आ जाता है कि मुझे यहाँ नहीं अरब की तरफ जाना चाहिए।
अच्छा नादिर शाह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और कई बार आया है। नादिर शाह को अरब का नेपोलियन कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह को अरब का नेपोलियन कहा जाता है। फिर नादिर शाह वापस दिल्ली जाने के लिए, वापस अरब जाने के लिए तैयार हो जाता है और अरब जब वो जाता है तो करोड़ों करोड़ रुपए लेके जाता है। मयूर सिंहासन लेके जाएगा, ठीक है, कोहिनूर हीरा लेके जाएगा, बहुत कुछ उठा ले जाता है। मिस मोहम्मद शाह रंगीला की हालत ख़राब हो जाती है। फिर भी बहादुर कहूँगा मैं इसको कि किसी तरह से खींचते खांसते यह 1719 से 1748 तक चलता रहा। फिर 1748 में आप देखोगे मोहम्मद शाह का लड़का अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। वो 1748 से 1756 तक गद्दी पर बैठेगा। तो अहमद शाह के टाइम पर ही आप देख रहे हो एक के बाद एक और एक के बाद एक जितने भी मुग़ल शासक आ रहे हैं वो सब धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। और ये जब धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं तो जो कोस्टल प्लेन पर, जो किनारों पर कंपनियां बैठी हैं, जो व्यापार करने के लिए कंपनियां बैठी हैं, वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है। इन्हें टैक्स के अलावा कोई और बिजनेस नहीं आता है, इन्हें टैक्स के अलावा कहीं और से पैसे निकालने नहीं आता, पर कंपनियों के पास रास्ता है। कंपनियां व्यापार कर रही हैं, कंपनियां पैसे वाली हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे कि कंपनियां धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएंगी और ये शासक धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे। आज की क्लास मैं यहीं तक रखूँगा। नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा इसके आगे का बताऊँगा। क्लास छोटी रखने का बस एक मोटिव होता है कि आप जल्दी में कुछ बेहतर देखिए और मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा। उम्मीद मैं आपसे ये करूँगा आप ऑनलाइन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए, आप ऑफलाइन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमारे यहाँ टेट सीटेट सुपर टेट की बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। जल्द से जल्द आके एडमिशन लीजिए। 2-3 महीना पढ़ करके आप एक बेहतर अचीव कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सकते हैं। और मैं ये जानता हूँ ये जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर एक बंदा जवान है। जवानी का मतलब सिर्फ किसी चमड़ी वाले के पीछे बाबू सोना करने से नहीं होता। जवानी का मतलब होता है कि कम से कम अपनी औकात को बदल दो, कम से कम अपने कैरियर को बदल दो, कि कम से कम आप सैकड़ों लोगों के लिए खड़े हो सको। कुछ ऐसा पावर, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग कह सके हाँ मेरा बेटा बड़ा हो गया है। ये ना हो कि मेरा बेटा आज भी छू 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 कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। आइए हमसे विजिट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।